ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत कमाल का टॉपिक है और ये पार्ट पढ़ने वाले हम किसके अंदर, एल्केन के अंदर, कि आखिरकार एल्केन के अंदर हमें कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलते हैं। एल्केन मतलब कि कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, कंपाउंड में कंपलसरी है। देखो वैसे बता दूं कि इसके अंदर हम बहुत ढेर सारे पढ़ते हैं। एक पहले सबसे स्टार्टिंग पढ़ते हैं सिस ट्रांस, फिर एक हम इसके अंदर पढ़ते हैं ई एंड जेड, और इसके अंदर एक पढ़ते हैं आर एंड एस। सब टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आखिरकार हमें इसके पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले आखिरकार हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है क्या है। देखो हमारी वही पुरानी रवैया है कि जो हेडिंग डली रहती है उसी में से हम उसका मतलब निकालते हैं। देखो ये ज्योमेट्रिकल और ये आइसोमर मतलब आइसोमर से बना है, देखो, और ये है ज्योमेट्रिकल। मतलब आइसोमर मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो। सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई है। देखो तो मैं क्या कहूँगा, एक बार सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन लिख लो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। तो ये रही तुम्हारे सामने सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। द कंपाउंड्स विच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो मतलब उसके मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफर इन स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम अबाउट द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड फलाना ढिकाना ढिमकाना। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए लेकिन उनकी ज्योमेट्री अलग अलग होनी चाहिए। समझाते हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है सबसे। और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो बताएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे और यहाँ बहुत सिंपल ट्रिक भी बताएंगे जिससे तुम सेकंडों के अंदर देखते समझ जाओगे कि आखिरकार ई है, जेड है, सिस है, ट्रांस है। लेकिन सबसे पहले आखिरकार हम पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। चलो पढ़ ही लेते हैं। देखो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड तुम्हारे पास है CH3, CH, CH और CH3। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि इसका क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखो तुम बनाओगे कुछ इस तरीके से। अभी जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना कि एक हमने CH3 यहाँ लगा दिया है, यहाँ H लगा दिया है, ये CH3 लगा दिया है, यहाँ H लगा दिया है। क्या समझे? एक स्टूडेंट ने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया होगा। अब एक दूसरा स्टूडेंट विद्वान होगा, वो कहेगा भैया हम ज़रूरी थोड़ी है कि हम ये वाला यहाँ लगाएं, हम तो कुछ भी हम दूसरा बनाएंगे। उसने इस तरीके से बनाया H CH3 H। अब जो बच्चा केमिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा ये टॉपिक, तो कहेगा ये दोनों स्ट्रक्चर एक से हैं, तो मैं भी लग रहा होगा कि दोनों एक से हैं। लेकिन देखो अगर मैं तुमसे कहना स्टार्ट कर दूं कि जैसे मान लो इसका नाम रख लेते हैं ए, अभी नामकरण हम लोग बाद में करेंगे, सिस होगा, ट्रांस होगा, बाद में बात करेंगे। एक कंपाउंड ए रहा, एक कंपाउंड ए रहा, और हम लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, हम इसका स्टार्ट करते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करना। तो जब हमने देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं तो इसका मतलब है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 277 के मतलब केल्विन, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 274 केल्विन। मतलब इन दोनों में 3 डिग्री का चेंजेस है, मतलब डिफरेंस है। अब तुम्हारा माथा किसका? तुम कहोगे भैया आखिरकार ये बात कैसे हो गई है, हमें तो अभी तक लगते थे कि दोनों कंपाउंड एक से हैं। तो मैं कहूँगा कि ये दोनों कंपाउंड एक से नहीं हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भली एक हो सकती है
लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। अब तुम कहोगे भैया ऐसे नहीं आया समझ में, कुछ देसी भाषा में समझाओ। हम कहें समझो, ये मान लो तुम हो, ये तुम्हारे ये हाथ हैं, ये तुम्हारे दोनों पैर हैं। ये बताओ, एक जस्ट तुम्हारा 2 कॉपी है, उसका क्या कर दिया है कि जो हाथ हैं वो पैरों की जगह लगा दिए हैं और जो पैर हैं वो हाथों की जगह लगा दिए हैं। अब थोड़ा कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? तुम्हारी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, दोनों इंसान हैं लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होने स्टार्ट हो जाएंगी। अब तुम कहोगे भैया ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसी को क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते, क्या बनाते? सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से मान लो यहाँ डबल बॉन्डेड था, हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है सिंगल बॉन्ड। अब कोई बच्चा सोचेगा कि भैया हम स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे, हम कहेंगे अच्छी बात है। कोई बच्चा सोचेगा कि हम भैया स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि यहाँ CH3 लगे रहने देते हैं, यहाँ H लगा देते हैं, H लगा देते हैं, यहाँ H लगा देते हैं, यहाँ H लगा देते हैं और यहाँ लगाते हैं CH3। तो अब किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर आपने कहा ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं तो मैं भी कह रहा हूँ कि भैया ये वाला स्ट्रक्चर ये वाला दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। मैं कहूँगा बेटा कैसे? तुम कहोगे देखो भैया यहाँ दोनों CH3 एक साइड हैं, जैसे यहाँ दोनों CH3 एक साइड थे, हम कहेंगे अच्छी बात है। अब तुम कहोगे देखो भैया देखो ये CH3 यहाँ रहा है, ये CH3 यहाँ रहा है, जैसे इसमें रहा था। तो तुम्हारे हिसाब से कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अगर मैं तुमसे कह दूं कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक से ही हैं, अब तुम कहोगे भैया देखो तुम सब कुछ जो तुम कह रहे हो हम मान रहे हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो आप क्यों नहीं मान रहे हो? देखो बात ऐसी है कि जैसे मान लो एक कार्बन है ना, और कार्बन से मान लो X जुड़ा हुआ है, मान के चलते हैं। देखो जैसे मान लो कि एक कार्बन है, इससे दूसरा एटम मतलब कोई अटैच है, तो ये क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है अपनी जगह रोटेट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपनी जगह हो जाता है रोटेट। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसका कुछ नहीं है, जस्ट इस तरह रोटेट करके आ गया है। समझे कि नहीं समझे? ये जस्ट इस तरीके से रोटेट कर देंगे, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को रोटेट वाली बात समझ में नहीं आई होगी। मेरा कहने का मतलब है कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं, तो कभी ऐसा नज़र आएगा कभी ऐसा नज़र आएगा, जिस हमारा कहने का मतलब है दोनों एक ही हैं। लेकिन डबल बॉन्ड में एक समस्या देखने को मिलती है, यहाँ होता है कि रोटेट नहीं हो पाता है। बताते हैं कैसे। देखो यहाँ एक स्टार बना के लिख लो कि जो रोटेशन होता है, रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इस रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है कि मना की जाती है, रेस्ट्रिक्टेड या हिंडर्ड मतलब रोका हुआ। इसका मतलब है कि जो एक कार्बन है ना, ये अगर कार्बन ट्विस्ट होना चाहे तो ट्विस्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की कहानी इसी तरीके से है कि देखो यहाँ एक पाई बनता है। दो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। तो यहाँ क्या होता है, डबल बॉन्ड में इसका रोटेशन रोक दिया जाता है। तो अगर तुम देखो इससे ये बनाना चाहते हो तो इन दोनों के तुम्हें मॉडल चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो ये रोटेट करके, देखो अगर ये रोटेट करता होता तो ये वाला यहाँ जाता, ये वाला यहाँ, तो दोनों एक से होते, लेकिन यहाँ रोटेशन रोक दी जाती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार एक छोटी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। देखो इसे और अच्छे समझते हैं। जैसे मान लो हम ये डबल बॉन्ड इसको यहाँ बनाते हैं, तो ये तो होता है क्या, सिग्मा, और ये होता है पाई का। अगर तुम्हें इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, sp3 sp2 sp जो भी जितने पढ़ने हैं, तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग मैंने बिल्कुल मॉडल से समझाया हुआ है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इसका ये रोटेशन रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये वाला अलग होता है, ये वाला अलग होता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। और अगर तुमसे कोई पूछे कि इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है तो ये है sp2 और इसकी भी sp2 है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो वो है sp3 और इसकी भी sp3 है। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उसका कॉज क्या है। उसका कॉज हमें यही देखने को मिलता है कि मतलब डबल बॉन्ड में जो रोटेशन होता है एक्सिस के अबाउट मतलब बॉन्ड के अबाउट वो रोक दिया जाता है। तो इसलिए अगर तुम्हें इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो ये रोटेट करके नहीं हो पाएगा। इसका मॉडल इसमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि ये वाला हाइड्रोजन हटा के यहाँ लगाना पड़ेगा और ये वाला यहाँ लगाना पड़ेगा। जबकि यहाँ क्या होता है कि यहाँ तो सिंपल से रोटेट कर जाता है तो ऐसे जस्ट फ्लिप हो जाएगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा डबल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है। तो आखिरकार हम स्टार्टिंग करते हैं कि जो आइसोमरिज्म होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या समझे? उसमें कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली जो कंडीशन होना चाहिए वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि वो रोटेट कर जाएगा तो हमें कोई आइसोमरिज्म को देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो दूसरी कंडीशन समझाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ए रहा और एक ए रहा, इसको थोड़ा दिल संभाल के देखना क्योंकि यहाँ तुम्हें थोड़ा दिक्कत आएगी। देखो एक ए रहा एक ए रहा, एक जैसे मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड था CH2 था कि CH2 तो एक स्टूडेंट ने ऐसा बनाया और एक स्टूडेंट ने ऐसा बनाया और मैं कहूँगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक हैं। तो वैसे तुम्हें भी एक दिख रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे बहस करेंगे, कहेंगे नहीं भैया जो तुमने ये जो चिंटू ने एक हाइड्रोजन लगाया ना वो वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया है और जो चिंटू ने यहाँ हाइड्रोजन लगाया ना वो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया है। तो आप कैसे कह सकते दोनों एक से हो सकते हैं? तो मैं कहूँगा दोनों एक से इसलिए हैं क्योंकि देखो दोनों कार्बन में बराबर बराबर से चीज़ें लगी हुई हैं। मतलब एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर दोनों कार्बन पे सेम है तो तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं कि दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जो भी यहाँ जो लग रहे हैं टू एटम, बेसिकली दो ही लगेंगे, एक दो, टू एटम या ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स अटैच्ड हो रहे हैं टू द सेम कार्बन, मतलब इन दोनों पे जो कार्बन हो रहे हैं उन दो वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में दो कंडीशन होनी चाहिए कि पहली डबल बॉन्ड होनी चाहिए और दूसरा जो एटम डबल बॉन्डेड से अटैच्ड हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो एक और तुम्हें जीता जागता एग्जाम्पल दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। देखो जैसे मान लो स्ट्रक्चर है, ये डबल बॉन्ड रहा, मतलब पहली कंडीशन तो सही हो गई है। AH लगा है, यहाँ लगा है CH3 CH2 और यहाँ लगा है H। यहाँ मुझे पता है क्या लगाना है, घबराना नहीं। ये तो कोई बच्चे कहेंगे अरे नहीं भैया आपने बताया ही नहीं है। देखो यहाँ एक स्ट्रक्चर है ए रहा, यहाँ हमने लगाया है H और यहाँ लगा दिया हमने क्या CH3 CH2 H। देखो अब बस हमने ट्विस्ट यहाँ एक किया कि यहाँ भी हमने H लगा दिया है और यहाँ भी हमने H लगा दिया है। तो मैं कहूँगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया कैसे नहीं है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं देखो भैया इसकी पोजीशन देखो चेंज हुई है, ये वाला जो यहाँ था वो वाला यहाँ आ गया है और डबल बॉन्ड में कोई चीज़ अपने आप रोटेट होके नहीं आती क्योंकि रोटेशन रोक दिया गया है बॉन्डों का। अगर ये चीज़ यहाँ से यहाँ ही मतलब ये दोनों लाए गए होंगे, लेकिन दिक्कत इस जगह है कि देखो ये वाला पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है
और आइसोमर होने के लिए दोनों में मतलब चारों चीज़ों में चेंजेस आने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें थोड़ा और अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो देखो, अगर हम इसे सिंपल सी बात समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो होते हैं जिनके मॉडल में चेंज आए, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। अगर नहीं आ रहा तो दो ऊपर वाली कंडीशन देख लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें समय के मतलब कुछ समय बाद समझ में आती हैं जब उस टॉपिक पे थोड़ी कमांड हो जाती है। देखो, इसमें अब तुम एक टॉपिक डालो जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिज एंड ट्रांस। क्या पढ़ने वाले हैं? सिज एंड ट्रांस। इसमें तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बहुत सिंपल से तरीके से बताएंगे। अब देखो, हम बात करने वाले हैं सिज की। सिज को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। आखिरकार मैं टिप्स एक ट्रिक बताऊंगा। सिज में क्या कहा जाता है कि अगर सिमिलर एटम या ग्रुप सेम साइड में है, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो उस आइसोमर को हम सिज बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? जैसे एग्जांपल दिखाते हैं। डबल बॉन्ड CH3 H CH3। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब हम बात करते हैं ट्रांस के ऊपर। ट्रांस, तो ट्रांस सिस का जस्ट अपोजिट है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो सिमिलर एटम है, सिमिलर एटम या ग्रुप कौन सी साइड होना चाहिए? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ट्रांस। देखो एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे ये दोनों एक ही साइड है कि नहीं है? एक ही साइड है। और अच्छे समझाते हैं। जैसे देखो, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड ऐसे, CH3 H H। ये मान लो एक इंसान है, ये देखो एक ही साइड है कि नहीं है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सिज। अब हम बात करते हैं ट्रांस की। तो ट्रांस में कहानी जस्ट अपोजिट हो जाती है। ये रहा CH3 H। अब देखो, ये CH3 यहाँ है और ये CH3 यहाँ है, एक दोनों अपोजिट साइड में है कि नहीं है? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ट्रांस। इसको याद करने का मैंने इस तरीके से याद किया था। सिज मतलब सीधा, अगर एक ही लाइन में है तो सिज, और ट्रांस मतलब तिरछा, एक दूसरे के दो। ट्रांस मतलब बेसिक तिरछा ही होता है। सिज सिज सीधा, राइमिंग बन रही है कि नहीं? सिज सीधा, ट्रांस तिरछा। इस तरीके से तुम याद कर रख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि अब इसमें कुछ भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिरकार कौन। देखो हाँ, बस इसका नॉमेनक्लेचर पता कैसे लिखेंगे? ये है सिज ब्यूट टू इन, सिज ब्यूट टू इन। और इसका पता हम नाम क्या लिखेंगे? ये क्या है? ट्रांस है ना, ट्रांस ब्यूट टू इन। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। देखो ऐसे पता कैसे लिखा है? देखो ट्रांस ब्यूट, देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो जो 2 पता कहाँ आया है? क्योंकि देखो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ 2 आया है। इन क्यों आया है? क्योंकि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत आसान है। तुम्हें कैसे याद रखना है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिज है, नहीं तो ट्रांस है। मतलब अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस है। अब देखो एक कहानी और सुन लो। देखो जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड Br CH3, यहाँ H है और ये क्या रहा है? ये CH3 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिज है या ट्रांस है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है, तो कुछ बच्चे जो कम बहुत पढ़े होंगे तो कहेंगे भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है, ना ये सिज है ना ट्रांस है। लेकिन जो यहाँ से पढ़ के गए होंगे वो कहेंगे नहीं भैया
ये ज्योमेट्रिकल मतलब सिज और ट्रांस है। कैसे है? क्योंकि देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, तो बेसिकली क्या हो गया है, ये है सिज। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो इसमें दिक्कत पता क्या है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं ना, क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेक्टिंग, ये सब डिफरेंट होती हैं। और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती हैं। आइडेंटिकल तो नहीं होती, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन सिमिलर होती हैं लगभग। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले आखिरकार डालो कि इनमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो पहला, जो हमारे पास सिस आइसोमर होता है वो ज़्यादा पोलर होता है, मोर पोलर देन ट्रांस। बताते हैं किस तरीके से, क्योंकि जब तक तुम्हें एग्जाम्पल ना दिखाए तब तक समझ में नहीं आता है। देखो ए डबल बॉन्ड, और एक चीज़ बता दें, कोई डाइपोल मूवमेंट होता है ना, क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। अगर नहीं जानते तो सुन लो, या फिर पोलरिटी उसी से आती। डाइपोल मूवमेंट से 11वीं क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। देखो ए Cl है, ए Cl है और ए H है। एक स्ट्रक्चर इसका ये रहा और एक स्ट्रक्चर इसका ये रहा। ये कौन सा होगा, ये है सिज। अब हम बनाते हैं इसका क्या, ट्रांस। तो ट्रांस बनाने के लिए Cl यहाँ रहा, H यहाँ रहा, Cl यहाँ रहा है और H यहाँ रहा है। तो देखो ये दोनों अपोजिट साइड हैं, तो ये क्या है, ट्रांस है। अब तुम्हें थोड़ी डाइपोल मूवमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर जो 12th क्लास में पढ़ोगे जस्ट अपोजिट सा होता है। देखो क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वहाँ उसकी डायरेक्शन होगा इस तरीके से, मतलब हेड जहाँ नेगेटिव पार्ट जा रहा है पॉजिटिव, जहाँ टेल कहाँ होगी, जहाँ पॉजिटिव होगा। इसको याद करने का मैंने इस तरीके से सोचा था कि देखो ये पॉजिटिव दिख रहा है ना, पॉजिटिव का साइन यहाँ आ रहा है, और सेम टू सेम तुम यहाँ इसको भी बनाएंगे तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से। इसमें करोगे ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा। तो देखो डाइपोल मूवमेंट क्या है, बेसिकली एक प्रकार का वेक्टर है। इसका डाइपोल मूवमेंट होता है 1.90 d, ये है सिज, और इसका डाइपोल मूवमेंट होता है 0.001, मतलब लगभग 0 के बराबर। क्योंकि देखो बात ऐसी होती है कि इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और इसका डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो लगभग वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन देखो इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इसका वेक्टर इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया है? अब दूसरा पॉइंट लिखो, वो लिखो कि जो सिज होता है, जो सिज आइसोमर होता है, उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट। देखो सिस का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा है। समझे कि नहीं समझे? तो अभी जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था कि जैसे ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है, एक का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट अलग है, दूसरे का अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक सा है, दोनों एक सी दिख रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है? ये हो गया सिज और ये रहा ट्रांस। देखो 274 केल्विन और ये 277 केल्विन, तो मतलब सिस का बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा। अब देखो एक तीसरा पॉइंट लिखो। क्या लिखो? तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक क्या कहता है कि जो सिज आइसोमर होता है, क्या होता है? सिज आइसोमर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे तुम लाइट माइट में सब पढ़ोगे, 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, वो ट्रांस से ज़्यादा होता है। मतलब सिस आइसोमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई है? लेकिन कुछ चीज़ें ट्रांस की भी ज़्यादा होती हैं। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या होता है, जो तुम्हारे पास ट्रांस होता है, ट्रांस आइसोमर, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे? सिस वाले से। तो आखिरकार ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है? क्या ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है, वो इसको समझते हैं अब। तो देखो, इसके एक कारण है कि जो ट्रांस होते हैं ना, उसमें सिमेट्री ज़्यादा देखी जाती है। इसमें ज़्यादा सिमेट्री होने की वजह से ये सॉलिड में अच्छे तरीके से फिट बैठ जाता है, पैक्ड हो जाता है। तो जिसकी वजह से मतलब इसका अच्छा क्रिस्टल लैटिस अच्छा बनता है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? देखो, अब इसका पांचवा पॉइंट लिखो। पांचवा पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस इज मोर देन सिस। मतलब ट्रांस सिस वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार भैया आपने मेल्टिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, तो आखिरकार बॉइलिंग पॉइंट से क्या दुश्मनी थी, कि आखिरकार सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है? तो मैं कहूँगा दिमाग से जस्ट स्लिप हो गया, तो बताता हूँ कि आखिरकार सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। देखो, जो हमारे पास सिस होता है, सिस आइसोमर होता है, उसमें हमने क्या देखा है कि वो ज़्यादा पोलर होता है। जब सिस वाला ज़्यादा पोलर होगा तो वहाँ उनके मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिकुलर फोर्स अच्छा होगा। कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? इंटर मॉलिकुलर फोर्स। और जितना इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोलो या अट्रैक्शन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। जितना ज़्यादा इंटर मॉलिकुलर फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया आपने चलो बोल दिया है, एक कंपाउंड तुम्हारे पास ए रहा, BrCH3। चलो इसी कंपाउंड के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो कई बार किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया लीजिए, हम सब में अलग अलग कंपाउंड लगाते हैं। अभी देखो, सिस ट्रांस में क्या हो रहा था कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड में सिस है और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में ट्रांस है। अब बताओ, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये चारों चीज़ अलग हैं, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो बताओ इसको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्योंकि देखो, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में दोनों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ए वाला यहाँ गया है और ए वाला यहाँ गया है, तो अपनी मर्ज़ी से रोटेशन करके तो नहीं गया होगा। जब दोनों जगह अलग अलग फिक्स करे होंगे तब गए होंगे। तो यही सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी तो हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा सिस एंड ट्रांस आइसोमर वाला। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कई होते हैं, सिस ट्रांस वाला हमने पढ़ लिया है। एक और होता है जिसका होते हैं R एंड S वाला, एक होता है E एंड Z वाला। तो अब हम पढ़ने वाले हैं E एंड Z सिस्टम। हमें कहेंगे कि जो सिस एंड ट्रांस का एडवांस वर्जन है E एंड Z सिस्टम। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कई लोग कहते हैं बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। क्वेश्चन कराएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं E एंड Z सिस्टम।